इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन के बाद अगली अहम प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। ये वो एनर्जी चेंज होती है कि जब हम गैशियस एटम के वैलेंस शेल में जहाँ कुछ जगह खाली होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन को शामिल करते हैं। रिमेंबर कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की जगह होनी चाहिए। अगर वैलेंस शेल कंप्लीट है दैट मीन कि इस एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसे मेजर नहीं किया जा सकता, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन शामिल करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जगह मौजूद होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन शामिल किया जाता है और उसके दौरान जो एनर्जी चेंज आएगी, आमतौर पर यह समझा जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को निकाला गया था, उसके लिए एनर्जी शामिल की गई थी। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन को शामिल करना है तो एनर्जी निकलेगी। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा होता है, इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में इलेक्ट्रॉन देने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन को शामिल करने के साथ साथ एनर्जी भी शामिल की जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, उस पर इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। फिलहाल इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एनर्जी चेंज when an electron is added to the valence shell of a gaseous atom। अगेन ये बात नोट करने की है कि ये गैशियस एटम की प्रॉपर्टी है। अगर बल्क के अंदर जो एटम मौजूद होंगे उनको इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो हम नहीं जानते कि इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा। हाँ, गैशियस एटम में जब इलेक्ट्रॉन आप शामिल करेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि हमें पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो फिर जो एनर्जी चेंज आएगी वो हमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू देगी। अब एनर्जी चेंज, रिमेंबर कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए पहली दफा जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो एनर्जी चेंज नेगेटिव होती है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन सेकंड टाइम के लिए, थर्ड टाइम के लिए, तमाम एलिमेंट्स के लिए एनर्जी चेंज हमेशा पॉजिटिव होती है। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मोस्टली नेगेटिव, जबकि इसके बाद वाली जितनी भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत आसान है, मैं एग्जांपल के अंदर इसको आपके लिए जस्टिफाई करता हूं। हम क्लोरीन की अगर बात करें, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगी, इट बिकम क्लोराइड आयन, क्लोरीन बिकम क्लोराइड आयन, और इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के नतीजे में ये एनर्जी रिलीज करती है, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी अमाउंट है -349 किलो जूल पर मोल। इसमें नेगेटिव का साइन शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये एक अच्छी खासी अमाउंट है जो ये रिलीज कर रही है। फॉर ऑक्सीजन, जब हम उसे पहला इलेक्ट्रॉन देंगे इट बिकम ऑक्सीजन नेगेटिव, इस पर -1 चार्ज आ जाएगा, और ये जो एनर्जी रिलीज करेगी ये ऑलमोस्ट 141 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करेगी। लेकिन हमें पता है कि ऑक्सीजन नॉर्मली -2 आयन बनाती है, वो -1 आयन नहीं बनाती, -2 बनाती है। वो पहले इलेक्ट्रॉन के बाद वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी गेन करेगी। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना है, पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एनर्जी रिलीज की, लेकिन जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो अब वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन करने में उसे मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कैसे?
कि हम जानते हैं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहां सिंपल एटम था, एटम न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को शामिल किया, आसान है। अब इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को शामिल करना है, तो ये तो बड़ा आसान असूल है कि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब रिपल्शन यहां मौजूद है, यहां पे सेम चार्जेस है, ऑपोजिट चार्जेस नहीं है, सेम चार्जेस है, लिहाजा ये रिपेल करेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन मार्क है कि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन क्यों लेगी। तो वो इसलिए लेगी बिकॉज दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ उसको एनर्जी नहीं देना पड़ेगी, उसको एनर्जी भी दी जाएगी तब वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगी, अदरवाइज वो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिसीव नहीं करेगी। और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, ये वही एनर्जी होती है जो इस एनर्जी को कंपेंसेट करती है। इनिशियली ये एनर्जी एनवायरनमेंट से ली जाती है, देन ऑन बॉन्ड फॉर्मेशन के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है वो इसको कंपेंसेट करती है। इस चीज को समझना चाहिए। और इसमें आप ऑलमोस्ट ये 748 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। तो ये असूल अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पहली दफा जब की जाती है तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए वो नेगेटिव होती है। इनके ज्यादातर एलिमेंट ऐसे होते हैं कि जब वो एनर्जी लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं फर्स्ट टाइम, बट सेकंड टाइम के लिए और थर्ड टाइम और उसके बाद जितनी भी दफा उन्हें इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगे और साथ उन्हें एनर्जी भी देनी पड़ेगी। बिकॉज फर्स्ट टाइम न्यूट्रल एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा होता है, लेकिन सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या उससे नेक्स्ट टाइम जो है वो नेगेटिव आयन होता है, और नेगेटिव आयन के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन शामिल करना मुमकिन नहीं है जब तक कि आप उनके दरमियान रिपल्शन को खत्म नहीं करते। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कोई ज्यादा डिटेल नहीं है इसके अंदर हमें इस पर बात करने के लिए। ये फैक्टर्स आयोनाइजेशन एनर्जी में हम पहले ही बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वही फैक्टर यहाँ पे जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें रेडियस है, शील्डिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ऑब्वियसली अब तक आप इन फैक्टर्स के इफेक्ट को समझ चुके होंगे, आपको पता लग चुका होगा कि कौन कौन सा फैक्टर जो है वो ग्रुप में काम करता है और कौन कौन सा फैक्टर जो है वो पीरियड में काम करता है। तो हम ग्रुप और पीरियड के अंदर ट्रेंड की बात करते हैं, उसमें पहले वही असूल याद रखें। मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है, बाकी तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो कम होती हैं। सो टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करेगी, और क्यों डिक्रीज करेगी उसकी वजह जानने के लिए हमें शेप को देखना पड़ेगा। लिथियम को देख लें और सोडियम को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना है एटम में। अब जब एटम इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना चाहेगा तो दो चीजें यहां पे अपना रोल प्ले कर रही हैं। नोट करें कि ये बाहर से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, इस केस में रेडियस कम है, लिहाजा आने वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला कम होगा। सो यहां इलेक्ट्रॉन के साथ इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन स्ट्रांग बनेगी। अट्रैक्शन जब स्ट्रांग बनेगी तो ऑब्वियसली एनर्जी चेंज स्ट्रांग ज्यादा आएगी, एनर्जी चेंज भी उसके लिहाज से ज्यादा होगी। रेडियस का फैक्टर यहां पर कंसीडर करेंगे तो यहां पे जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, लिहाजा अट्रैक्शन जो है वो वीकर होगी, और अट्रैक्शन वीकर होने की सूरत में एनर्जी चेंज भी कम आएगी। तो एक यहां तक तो हो गया रेडियस का इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को देखिए जरा। शील्डिंग इफेक्ट हम बात कर चुके हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है, उसके साथ साथ जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
उन्हें हम कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये इनर शेल के अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये इनर इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। अब यहां पे इनर इलेक्ट्रॉन 2 है और यहां पे इनर इलेक्ट्रॉन देखें तो 10 है, तो 2 की रिपल्शन कम होगी और 10 की रिपल्शन ज्यादा होगी। सो ये इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा, उतना ज्यादा रिपेल नहीं करेगा जितना ये रेजिस्ट करेंगे। इनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो कमजोर पड़ जाएगी और अट्रैक्शन जब कमजोर हो जाएगी तो अट्रैक्शन कमजोर होने के नतीजे में एनर्जी चेंज भी कम आएगी। सो दोनों फैक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। रेडियस इंक्रीज कर रहा है और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है और दोनों के इंक्रीज करने का नतीजा क्या निकलता है कि न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन डिक्रीज करती है और जब अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी तो उसके नतीजे में एनर्जी चेंज भी कम आएगी। एनर्जी चेंजेस भी कम हो जाएगी। बिल्कुल इसका ऑपोजिट हम पीरियड में डिस्कस करेंगे। पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट साइज जो है वो डिक्रीज करता है, तमाम प्रॉपर्टी इंक्रीज करती हैं, सो ये भी इंक्रीज करेगी। और यहां पे कौन कौन सा फैक्टर अपना रोल प्ले करेगा, रेडियस ऑब्वियसली, क्योंकि रेडियस सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो वो हर जगह अपना इफेक्ट शो करेगी। शायद एक वजह है आप हमारे लिए कि हम रेडियस को क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ये रेडियस को हम स्टडी क्यों करते हैं। तो रेडियस तमाम प्रॉपर्टीज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो रेडियस यहाँ पे अपना इफेक्ट डालेगी। रेडियस डिक्रीज हो रहा है, रेडियस के डिक्रीज होने से ऑब्वियसली आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगी। दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन अपना रोल प्ले करते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन जब इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इंक्रीज होने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन का सामना करना पड़ेगा, ज्यादा अट्रैक्शन का सामना करना पड़ेगा। इन केस ऑफ पीरियड हमें ये बात समझनी चाहिए कि पीरियड में अगर हम बात करते हैं लिथियम की और देन हम बात करते हैं फ्लोरीन की, तो लेफ्ट टू राइट एक तो आप देख रहे हैं कि रेडियस कम हो रहा है और दूसरा नोट करें कि शील्डिंग इफेक्ट तो सेम है, शील्डिंग इफेक्ट का यहां पे कोई रोल नहीं है, शील्डिंग इफेक्ट सेम रह रहा है। इसलिए प्रोटॉन का इंक्रीज होना अब यहां पे आने वाले इलेक्ट्रॉन को और यहां पे आने वाले इलेक्ट्रॉन को इसमें कम अट्रैक्शन मिलेगी, इसमें ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगी, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहे हैं सिर्फ 3 प्रोटॉन, लिथियम प्रोटॉन नंबर 3 होता है और यहां फ्लोरीन में आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहे हैं 9 प्रोटॉन। तो 9 प्रोटॉन की जो अट्रैक्शन होती है वो 3 प्रोटॉन के अट्रैक्शन से स्ट्रांग होती है। एक तो डिस्टेंस कम है, कम फासले से अट्रैक्शन करनी है और दूसरा ज्यादा प्रोटॉन है जो अट्रैक्शन कर रही हैं। तो नतीजा क्या निकलेगा कि प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं, रेडियस डिक्रीज करता है और इसका ओवरऑल नतीजा ये निकलता है कि अट्रैक्शन इंक्रीज करती है और अट्रैक्शन इंक्रीज करने से फिर एनर्जी चेंज जो है वो ज्यादा आएगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी और अट्रैक्शन के बढ़ने से चेंज इन एनर्जी जो है उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा आएगा। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम वो डिक्रीज करती है। फाइनली हम एक्सेप्शंस की बात किए बगैर नहीं रह सकते। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के तौर पर एक बिहेवियर मैं डिस्कस करूंगा और वो बिहेवियर है ग्रुप नंबर 7A से।
ग्रुप नंबर 7A की अगर हम बात करेंगे, हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। टॉप टू बॉटम चलते हुए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन देखने में आया है कि फ्लोरीन के लिए जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 322 वैल्यू है, जबकि क्लोरीन के लिए जो वैल्यू है वो 349 किलो जूल पर मोल है। इनफैक्ट ब्रोमीन के लिए 3 to 5 किलो जूल पर मोल है। तो अगर आप माइनस के साइन को समझते हैं तो आप जानते हैं कि वैल्यू को कंपेयर करते हुए हम माइनस इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि माइनस में ये बताने के लिए यहां पे हमने लगाया है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो माइनस के साइन को आप इग्नोर करें, तो बाकी आप वैल्यू पर सिर्फ ध्यान दें तो आप नोट कर सकते हैं कि फ्लोरीन की वैल्यू क्लोरीन ब्रोमीन दोनों से कम है। तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह फ्लोरीन का साइज है। फ्लोरीन तमाम एलिमेंट्स के मुकाबले में एक्सेप्शनली लो साइज रखता है, कम साइज रखता है, और इस वजह से उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो बाकी एलिमेंट्स की निस्बत स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट जो है वो लगाता है। हालांकि हम बात कर चुके हैं कि पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट कोई रोल प्ले नहीं करता, लेकिन ये फ्लोरीन का अपना एक्सेप्शनल बिहेवियर है उसके वेरी वेरी स्मॉल साइज होने की वजह से, कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो बाकी एलिमेंट्स की निस्बत, अपने जो पीरियड मेंबर हैं उनकी निस्बत वो ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट लगाता है। और उसका असल में उसको कैसे आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि वो एक स्ट्रॉन्ग कवरेज दे रहा होता है न्यूक्लियस को अपने बहुत छोटे साइज की वजह से। लास्ट टाइम हम इसका साइज बात कर चुके हैं, इसका साइज 1169 पिकोमीटर होता है, और ये थर्ड नंबर पे आता है अगर साइज की बात की जाए। सबसे छोटा साइज जो है वो हीलियम का होता है, और उससे आगे जो है वो हाइड्रोजन है, और उसके बाद फ्लोरीन या इससे पहले नियोन को बाद लोग शामिल करते हैं। तो ये बहुत छोटे एटम्स में आता है, इसलिए इसका ये एक्सेप्शनल बिहेवियर देखा जा सकता है कि इसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, और जिसकी कंफ्यूजन अगर आप करें तो वो कौन से हैं? 2s2 2p5। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक बहुत डेंस क्लाउड बना रहे होते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कवरेज बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रीजनेबल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, और इसका नतीजा ये निकलता है कि फ्लोरीन को जो एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, फ्लोरीन उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करता, बल्कि उससे कम एनर्जी रिलीज करता है। इसके मुकाबले में अगर हम बात करें क्लोरीन की, ब्रोमीन की, उनका बिहेवियर नॉर्मल है, उनमें ऐसा कोई इशू नहीं है। फ्लोरीन अपने बहुत बहुत छोटे साइज की वजह से एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है कि वो जो एनर्जी से रिलीज करनी चाहिए वो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करता, बल्कि उससे कम एनर्जी रिलीज करता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की स्ट्रॉन्ग रिपल्शन की वजह से। आई होप कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट टाइम हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बात करेंगे।